हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल खबरों को कवर करना है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, तो कल के दिन इनके नंबर देखने को मिले थे। सो नंबर की अगर हम लोग बात करें तो बाजार को ये नंबर इतने कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। 6% की गिरावट हम लोग को इनके भी नंबर के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, आई होप आप एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे होंगे। वैसे तो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक देखा गया तो और भी बहुत सारे कंपनी के नंबर आना बाकी है, बट अभी तक जो भी स्थिति देखने को मिली है, मतलब जो आपको बताया था कि हमारा प्रेडिक्शन, हमारा एनालिसिस, उसी के साथ साथ बाजार का प्रेडिक्शन एंड नेक्स्ट दिन बाजार को भी वो नंबर पसंद आए, इस प्रकार से अगर चारों टिक अगर लग जाती है, ठीक है, वो स्टॉक मतलब एकदम ज़बरदस्त रहता है। ठीक है, इस प्रकार के स्टॉक अभी तक हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना भी परफॉर्मेंस रहा है कंपनी के क्वार्टर के नंबर के हिसाब से, वो काफ़ी डिसअपॉइंट ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब नंबर तो ठीक थे, बट बाजार में जो शॉर्ट रेंज वाले उनके अगर हम लोग पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफ़ी नेगेटिविटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री की भी बात करें, 6% की गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे तो एक फॉर्मेलिटी था, पता ही था कि भाई गिरने वाला है करके, एडीआर ने इंडिकेशन दिया था। 4.25% की गिरावट। एंड कंपनी के नंबर्स की भी बात करें, नंबर कोई इतने खराब नहीं थे, बट हाँ, जो अनुमान था, एस्टिमेशंस थे, उस हिसाब से अगर देखा गया 6,800 के करीब कुछ तो एस्टिमेशन चल रहा था। ठीक है, तो कंपनी 6,500 के आसपास दिख रही थी। प्रॉफिट की बात करें तो ऑलरेडी अनुमान था कि यहाँ पे गिरावट के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा बनते, बट फिर भी जब ओरिजिनली स्टार्ट होगा तभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो में आप देख सकते हैं कि 3.5% की तेज़ी देखने को मिली है। ये तेज़ी होनी बनती थी, बिकॉज अगर हम लोग कहें तो हर पैरामीटर्स पे विप्रो ने नंबर्स भी अच्छे दिखाए थे। बोनस से रिलेटेड खबर भी हम लोग को अच्छी देखने को मिली थी, मतलब बोनस भी 1:1 का देखने को मिला था। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के लॉन्ग टर्म के नंबर भी अच्छे थे एंड शॉर्ट रेंज मतलब एस्टिमेट वाले भी नंबर अच्छे थे। ठीक है, हाँ, बट एडीआर ने काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट किया। एडीआर ने ज़बरदस्त, विप्रो की गिरावट तो इन्फोसिस की भी एडीआर से ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे देखने को मिल रही थी, बाद में वो रिकवर हुआ, 1-1.25% ही डाउन था। बट आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे बाजार ने विप्रो के नंबर को अच्छा खासा थम्सअप यहाँ पे दिया है। सो डेफिनेटली ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, यस, डीमार्ट में तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन की बात करें तो ओपन तो अच्छा हुआ था, 4,100 के ऊपर ओपन हुआ था, मतलब 4,100 पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद हाई भी लगाया था, उसके बाद लोअर लो काट काट कर 4,000 के लेवल को भी तोड़ दिया है डीमार्ट ने। एंड डीमार्ट का प्रॉब्लम यही हो चुका है कि कंपनी बिजनेस तो यहाँ पे कर रही है, बट ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, एकदम ही ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे का रीज़न भी कंपनी ने बता दिया है। कंपनी के नंबर ठीक ही थे, बट प्रॉब्लम यह है कि यस, जो कॉम्पिटिटर्स है वो इतने एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं कि डीमार्ट को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि खास करके मेट्रो सिटीज़ की अगर हम लोग बात कर ले तो वहाँ पे अगर देखा गया तो क्विक कॉमर्स ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं रैदर देन ऑफलाइन शॉपिंग की अगर हम लोग बात करते हो। एंड डीमार्ट तो आपको पता है ऑफलाइन शॉपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे करता है। सो देखा गया तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए वो भी ऑनलाइन यहाँ पे आएंगे करके। अभी देखने वाली बात होगी कि कैसे इसको वो टैकल करते करके। एंड उसके बाद कि अगर हम लोग बात करें तो ब्रोकर्स भी आते हुए देखने को मिले, तो अलग अलग ब्रोकर्स ने इसको डाउनग्रेड किया, टारगेट यहाँ पे कम कर दिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ब्रोकर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते डीमार्ट में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कंपनी को ये खत्म तो यहाँ पे नहीं हुई है, बट प्रॉब्लम वही होती है कि ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही होती है भाई, ग्रोथ अगर आपके बिजनेस में अच्छी होगी तभी जाके आपका स्टॉक उड़ता रहेगा। ठीक है, अगर ग्रोथ यहाँ पे एवरेज रहेगी तो स्टॉक भी एवरेज ही चलेगा। तो स्टॉक वैसे तो देखा गया तो 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, तो एवरेज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही स्टॉक हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो आप देख सकते हो 4.25% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर देखा गया जोमेटो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आते हुए देखने को मिली है, एंड वो एक कंपनी का बोर्ड कंसिडर करने वाला है फंड रेजिंग। एंड फंड रेजिंग कैसे होने वाली, वाया QIP। सो 22 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें बोर्ड की बैठक यहाँ पे होने वाली है, एंड तभी सारा प्लान क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा। फंड रेजिंग की बात करें तो फिलहाल तो बताया जा रहा है 8,500 करोड़, इतना बड़ा पैसा ये रेज करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली QIP बोले तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू ये फंड रेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे कि कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है करके। तो इसी के चलते जोमेटो में हम लोग को फोकस रखना यहाँ पे बात बनती है। नो डाउट जब भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है तो एक बात तो रहती है कि बड़ा हम लोगों को माल इधर से उधर होते हुए देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ रहेगी, देखो कोई तो बेचेगा कोई तो खरीदेगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यस, कौन से दाम के ऊपर डील होगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहता है।
ठीक है, यूजुअली थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक में हम लोग को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक से रिलेटेड, यस, आज के दिन का अगर हम लोग हीरो की बात कर ले निफ्टी का, तो एक्सिस बैंक ही था, लगभग 6.6% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है, कंपनी के नंबर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। सो पैट जो था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस 6,918 करोड़। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे भी 9% की जंप देखने को मिली है। ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीच में हम लोगों ने देखा था ना, बहुत सारे बैंक्स बोल रहे थे कि भाई हम लोगों को नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बन तो रहा है बट पहले जैसा नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे पैसा सेविंग में नहीं रख रहे, मार्केट में लगा रहे, बहुत सारे लोग डेरिवेटिव में पैसा उड़ा रहे हैं। तो ये वाला जो एनआईए हम लोग को देखने को मिल चुका है, ये ठीक एनआईए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते एक्सिस बैंक में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। एक्सिस बैंक में तेज़ी आई तो इसी चीज़ के चलते आईसीआईसीआई बैंक भी आज के दिन उड़ा। ठीक है, सो एंड इसी चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक भी कल के दिन फोकस में रहेगा। कल एचडीएफसी बैंक के Q2 के रिजल्ट से आप सब लोगों को पता ही है। सो इनका भी यही प्रॉब्लम है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसके मार्जिन्स कैसे आएंगे वो देखने वाली यहाँ पे बात ज़रूर रहने वाली है। प्रॉफिट तो होता है बट इनके ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो वही धीमे धीमे करके ये कंपनी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जनरेट हो चुकी है कि एक्सिस बैंक के जिस प्रकार के नंबर देखने को मिले, शायद से इन बड़े बैंक्स के भी नंबर अच्छे यहाँ पे आ सकते करके। अभी आएंगे नहीं आएंगे ये तो कल एचडीएफसी बैंक के नंबर देख के ही हम लोग को एक अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। सो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर भी हम लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना है। एंड आप सभी लोगों को पता है, बैंक्स जब भी भागते हैं, मतलब बैंक निफ्टी जब भागता है तो हमारा जो फाइनेंशियल सर्विस है वो सेक्टर यहाँ पे भागता है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भागे तो हमारा निफ्टी भी उड़ेगा। तो आज के दिन निफ्टी में तेज़ी इसीलिए थी क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स, खास करके अगर हम लोग बात करें टॉप 5 गेनर्स में 2 बैंकिंग स्टॉक थे, एक्सिस एंड आईसीआईसीआई बैंक। उनके नंबर्स अच्छे जो देखने को मिल गया एक्सिस बैंक से, तो बाकी बैंक से रिलेटेड उम्मीद काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। सो यही रीज़न था आज के दिन बाजार में हम लोग को एक डिसेंट तेज़ी देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग बात करेंगे माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स, तो येस्टरडे नाइट की अगर हम लोग बात करें मार्केट क्लोज जाने के बाद, माज़गाडॉक से रिलेटेड एक अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसी चीज़ के चलते स्टॉक ने आज के दिन रफली 7-8% की तेज़ी यहाँ पे दिखा दी है। तो रीज़न क्या है आप सभी लोगों को पता है, 22 अक्टूबर को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स की, और 2 चीज़ों के ऊपर वो विचार यहाँ पे करने वाले, एक है स्टॉक स्प्लिट एंड दूसरा है डिविडेंड। जैसे कि कल के दिन के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों, ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं होती है कि कोई भी चीज़ देनी है। वो चाहे तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट दे सकते हैं, डिविडेंड को कैंसिल कर सकते हैं, वो चाहे तो डिविडेंड अनाउंस करके स्टॉक स्प्लिट को कैंसिल कर सकते हैं, वो चाहे स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड दोनों भी दे सकते हैं, या फिर वो चाहे स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड दोनों को भी बोल सकते हैं नहीं देना है करके। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ऑल्टरनेटिव कुछ भी आएगा, 22 अक्टूबर को पता है यहाँ पे चलने वाला है। यूजुअली देखा गया तो आप थोड़ा अनुमान लेकर चल सकते हैं, दोनों भी यहाँ पे मिल सकता है करके। डिविडेंड तो साल में 2 बार देते हैं तो डिविडेंड के तो चांसेस है, एंड स्टॉक स्प्लिट बोला है तो मतलब यूजुअली तो हो ही जाएगा, ज़्यादा दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। बट फिर भी भाई ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है सरकारी कंपनीज में, हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड में हुआ था, सरकार ने बोला स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेंगे, मतलब बोर्ड मीटिंग कंसिडर, और बाद में उन्होंने कैंसिल किया था, आपको याद होगा। देन इरकॉन इंटरनेशनल में हुआ था सेम ऐसी चीज़, बोनस स्प्लिट से रिलेटेड बातें आई थी, बाद में उन्होंने कैंसिल किया था। हालांकि उससे कोई कंपनी खत्म नहीं होती, वाई? बिकॉज वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट एक्शन है। ठीक है, उससे कोई कंपनी के बिजनेस में रेवेन्यू में कोई जंप नहीं होने वाला है, ना तो रेवेन्यू कम होने वाला है। तो इस चीज़ को समझो, इसलिए मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड एक इन्वेस्टर के लिए कभी भी डिसीजन मेकिंग पॉइंट होना नहीं चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग के लिए अलग बात है भाई, ट्रेडर तो भाई इसका फायदा उठा दिया, स्टॉक भाग गया, पैसा कमा ले, चलो टाटा बाय बाय। ठीक है, इन्वेस्टर भाई सालों साल खेलता है, उसको तो भाई इन चीज़ों से कोई मतलब लगाव नहीं होना चाहिए। उसका तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अभी इसका बिजनेस क्या है भाई, ये सबमरीन्स बनाती है, शिप बिल्डिंग में काम करती है, सरकारी कंपनी है, डिफेंस में बड़ा योगदान है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने देखना है। अगर आपको वो क्षेत्र ही अच्छा नहीं लगता है, सेक्टर ही अच्छा नहीं लगता है, तो फिर काफ़ी गलत बात रहेगी फिर ऐसे कंपनी में निवेश करने से रिलेटेड। देन अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, यस दोस्तों, रिलायंस ने भी आप सभी लोगों को याद है कि बोनस यहाँ पे अनाउंस किया था एजीएम में 1:1 का। देन हर कोई एक्सपेक्ट करा था कि कंपनी अपने क्वार्टर के नंबर के साथ ही बोनस की रिकॉर्ड डेट बताएगा, बट उन्होंने नहीं बताया, काफ़ी हो हल्ला मचा। फिर बाद में रिलायंस ने इसका रीज़न भी बता दिया, भाई पार्टली पेड शेयर फुल्ली पेड अभी कन्वर्ट हो जाएंगे, हम बोनस का रिकॉर्ड डेट भी आपको बता देंगे। एंड उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे बता दी, वो कौन सी थी, 28 अक्टूबर। बट आप सभी लोगों को पता है रिकॉर्ड डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो कंपनी के लिए है। हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, यस, एक्स डेट इंपॉर्टेंट होती है। सो पहले कैसे था दोस्तों, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट में फ़र्क होता था। यस, यूजुअली रिकॉर्ड डेट होती थी, उसके एक दिन पहले एक्स डेट देखने को मिल जाता था, और एक्स डेट की अगर हम लोग बात करें उसके पहले अगर कोई शेयर खरीदता है तो वो उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल
हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने कहा था कि फिर भी हम लोग इंतजार करेंगे रिलायंस का जब ऑफिशियली अपडेट हो जाएगा एनएससी बीएससी के ऊपर, तब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं एनएससी के ऊपर आज के दिन की भी बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन में अगर आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कोई अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है, बट बीएससी के साइट के ऊपर अपडेट हो चुका है दोस्तों। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा, कॉर्पोरेट एक्शन चेक कर लिया, ये देखो एक्स डेट आ गया, बोनस 1:1 क्या लिखा है 28 अक्टूबर 2024, मतलब 28 अक्टूबर को जो शेयर यहाँ पे खरीदा भाई उसको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट 28 तारीख को रिलायंस का शेयर आपको 1/2 होते हुए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मैं बिगनर के लिए बात बता रहा हूँ, जो वेल एक्सपीरियंस है वो बोलेगा सर क्यों पका रहे हो। ठीक है, उनको समझ में आ चुका है ये ऑलरेडी चीज़ क्या होती है, बट जो बिगनर है उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा आखिरी डेट क्या रहेगा, मतलब जिनको रिलायंस का बोनस यहाँ पे चाहिए तो 28 तारीख एक्स डेट है, इसको छोड़ना पड़ेगा। 27 को वैसे भी संडे है, 26 को वैसे भी सैटरडे बंद है, 25 तारीख के आखिरी डेट है। अगर 25 तारीख को भी अगर कोई रिलायंस का शेयर 3:30 बजे तक अगर खरीद लेता है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसको बोनस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके पहले अगर किसी ने सालों साल खरीद कर, अरे भाई मिल जाएगा आपको भी, 24 को खरीदो, 23 कभी भी खरीदो, 21 खरीदो, 18 17 वॉट कभी भी खरीदो। ठीक है, 25 ये आखिरी तारीख है, तब तक जो भी खरीदेगा उसको बोनस यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि अगेन कह रहा हूँ बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चलते शेयर खरीदना नहीं होता है, बट ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों को ये पॉइंट बता के रखा हुआ है। एंड ये दिमाग से ये बात निकाल दो भाई कि शेयर्स डबल होंगे तो शेयर का प्राइस सेम ही रहने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, शेयर का प्राइस भी आधा होने वाला है। शेयर का प्राइस आपको मिलेगा 1/2 अगर आप करोगे तो आप समझ लेना ऐसे 1300 के करीब, 1350 के करीब ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।